Hello students, today we'll study Science Chapter 2 Microorganisms, Friends and Foe. You have seen several kind of plants and animals. आप लोगों ने बहुत टाइप के plants और animals तो देखे ही हैं. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. इनके अलावा हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं. तो इनको हम कैसे देख सकते हैं? इनको हम देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप्स. जनरली आपने देखा होगा मॉइस्ट सीज़न में, जैसे अभी का क्लाइमेट हो रहा है कि गर्मी है, मॉइस्ट है, कभी बारिश हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर ब्रेड काफ़ी दिन के लिए पड़ी है, ख़राब हो गई है, तो उसके ऊपर उसके सरफेस पे ग्रे और वाइट कलर के पैचेस होते हैं. ये पैचेस क्या होते हैं? ये फंगस के पैचेस होते हैं. जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर समझ में आता है ना. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब सेक्शन 2.1 एक्टिविटी 2.1, इसमें क्या करना है आपको कि मॉइस्ट सॉइल लेनी है फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर और वाटर ऐड करके उसको उस वाटर को अंडर माइक्रोस्कोप देखना है. तब आपको ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं. सिमिलरली एक्टिविटी 2 में हम क्या कर रहे हैं? पॉन्ड वाटर ले रहे हैं, वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, उसमें से वो भी हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, उसमें भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं. These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. अच्छा, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कुछ तो अच्छे होते हैं हमारे लिए और कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते. जैसे कि चैप्टर के टाइटल में हमें क्लियर हो रहा है, कुछ तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन कुछ फो होते हैं. फो मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. तो these microbes or microorganisms are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. यानी हमें इनको माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखना पड़ता है. विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसको नहीं देख सकते. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड. यानी हमें फंगस का एक बड़ा एक फंगस का पैच तो दिखाई देता है, लेकिन हम एक सिंगल फंगस को ऑब्जर्व करना, समझ पाना विदाउट माइक्रोस्कोप इज़ नॉट पॉसिबल. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. These are bacteria, fungi, protozoa and algae. और इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जो होता है वायरस. These are also microscopic but they are different from the microorganism. They however reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. जो वायरस होता है वो अगर वो एयर में है तो वो ऐसे स्लीपिंग मोड में होता है. सपोज़ कि वो है तो, लेकिन वो वहाँ पे कुछ न ग्रो नहीं कर पाएगा. वहाँ पे अगर 10 वायरस हैं तो 10 ही रहेंगे. वहाँ पे वो हवा में ग्रो नहीं कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, नहीं जिसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, बैक्टीरिया हो या प्लांट को अफेक्ट करते हैं या किसी ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में आ जाते हैं, तो वो अपना नंबर को इंक्रीज़ करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं. जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस जो कि हमारे एयर में है. अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है ये तो मल्टीप्लाई होने लगता है ना, और डैमेज कॉज करता है. सो इस तरह से बहुत सारे और भी वायरसेस होते हैं. सम ऑफ द कॉमन वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, जो नॉर्मल हमारे कोल्ड होता है, सर्दी खांसी हो जाती है, इन्फ्लुएंजा होता है, वायरल कोई भी वायरल डिजीज़ है. वायरल डिजीज़ में आपको फीवर वगैरह भी आता है, कफ हो जाता है तो वायरल डिजीज़ हो जाती है. ये सब वायरस से कॉज होता है. सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ और प्रोटोजोन्स, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. You have learned about them about these organisms in class 6th and 7th. So these are the bacterias: aerobic bacteria and anaerobic bacteria, unicellular, multicellular, and these are unicellular ones. Okay, unicellular मतलब जो एक ही सेल से बने होते हैं, right? जैसे अमीबा, पैरामीशियम. So these are the unicellular ones. उसके बाद एल्गी दिया हुआ है. दिस इज़ द ब्रेड मोल्ड. देखो फंगस का जो ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द ब्रेड मोल्ड. और भी ये फंगी के टाइप्स हैं जैसे एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम. ओके, दीज आर द टाइप ऑफ फंगी. एंड 2.5 इज़ द पिक्चर ऑफ वायरस.
See, this is a picture of a virus. Now, where do microorganisms live? अब ये microorganism हमारे surrounding में होते हैं. They may be single celled like bacteria. Some algae and protozoans are multicellular. तो ठीक है, कुछ some algae और multicellular such as many algae and fungi. जो fungi होती है ये multicellular होती है और algae भी multicellular होती है. But protozoans and bacteria are unicellular. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, यानी जहाँ पे बहुत आइस कोल्ड भी है एकदम, तो अपन सोचेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं हो सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते, बट दे ऑल्सो सर्वाइव देयर इवन इन हॉट स्प्रिंग्स. ठीक है, और डेजर्ट्स में भी, मार्शी लैंड्स में, एवरीवेयर दे एग्जिस्ट. they are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on the other organisms while others exist freely. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, बट मैनी ऑफ देम फ्री एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ब्रेड मोल्ड है तो ये ब्रेड के ऊपर सर्वाइव करता है, लेकिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहा है ना, तो इसका फ्री एग्जिस्टेंस है. सेक्शन 2.3 Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some are harmful and causes disease. Let us study about this in details. Now we will study first friendly organisms, how these microorganisms are friendly to us. Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread, cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. यानी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, अच्छा अब अल्कोहल के प्रोडक्शन में, सारी मेडिसिन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. कर्ड यानी हम जो दही लगाते हैं रोज़, उसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है. ब्रेड है, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूज़ होता है. केक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. दे आर ऑल्सो यूज अप फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल इन द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल्स एंड एनिमल remains of animals and feces etc. are broken down into harmless and unusable substances by bacteria. अब जो कचरा है हम एक जगह वो कंपोस्ट बनाते हैं जो सड़ता है सारी चीज़ें और बाकी मिट्टी बन जाती है, जैसे लीव्स और आसपास का कचरा हमने डंप कर दिया कहीं, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, है ना, जो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को, जो कि मतलब उसमें पॉलीथिन या प्लास्टिक वेस्ट नहीं होना चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए. ये सारी चीज़ों को अगर हम कंपोस्ट बना के एक जगह पाइलअप करते हैं तो वो कुछ दिनों में अपने आप डिग्रेड हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में, और वो एज अ खाद हम यूज़ करते हैं अपने लॉन्स में या गार्डन्स में, है ना. तो दिस इज़ अ टाइप, इसमें भी बैक्टीरिया का कन्वर्जन में हेल्प करता है. ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, इन जो भी रिमेन्स है वेजिटेबल्स हैं इन सबको कन्वर्ट कर देता है काय में, यूजेबल मटेरियल्स में. बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. उसके बाद मेकिंग द कर्ड एंड ब्रेड. यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. सो लैक्टोबैसिलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टोज शुगर जो रहता है उस पे एक्ट करता है, जो मिल्क में होता है लैक्टोज शुगर, और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. सो दिस लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. अब चीज़ में भी होते हैं, पिकल्स भी बनाने में काम आते हैं. Many other food items are an important ingredient of rava, idli and bhaturas is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful in fermentation of rice, idlis, dosa and dosa batter? अब बैक्टीरिया एंड ईस्ट क्या करते हैं, इस किसी भी चीज़ को अगर हमें स्पॉन्जी करनी है या उसको जैसे केक है या हमारा ढोकलाज है या फिर इडली है, इन सारी चीज़ को फ्लफ़ी बनाने के लिए ये यूज़ होता है, क्या, बैक्टीरिया एंड ईस्ट का यूज़ होता है. एक्टिविटी 2.3 में ½ kg का आटा लिया है, उसमें कुछ थोड़ा सा शुगर, 1 चम्मच जैसे शुगर ऐड कर दिया और उसको वार्म वाटर से उसको नीड कर लिया.
एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक इट द सॉफ्ट डो, मतलब पहले नीड नहीं किया, बाद में पहले ईस्ट पाउडर ऐड किया। आफ्टर 2 आवर्स क्या होता है, डव का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, हम उसको ढक के रख देते हैं, तो क्या होता है वो जो मैदा रहता है वो फूल जाता है। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब उसको क्या होता है, थोड़ी वार्म जगह रखना पड़ता है जहाँ पे ईस्ट क्या होता है रिप्रोड्यूस होता है, और लेकिन वो हेल्दी होता है, वो हमें इन्फेक्ट नहीं करता या हार्म नहीं करता है, इसलिए हम उसको फूड प्रोडक्ट इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करता है ईस्ट अपने ग्रोथ के टाइम रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस डो को फुला देती है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड cakes. Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used in large scale for production of alcohol, wine, acetic acid, vinegar. अच्छा, तो अब ये कमर्शियल यूज़ हो, ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं वो था। कमर्शियल यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अल्कोहल में, वाइन्स में, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, etc. Now activity 2.4, take 500 ml of beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it, add a half teaspoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered with a in a warm place for 4-5 hours. Now smell the solution. तो अब आपको क्या करना है, वाटर में क्या डिज़ोल्व करना है, शुगर इन इट एंड अ हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। उसकी स्मेल करोगे तो गंदी सी स्मेल आएगी। तो दिस इज़ द बिकॉज उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, क्योंकि शुगर है, वाटर है, तो वाटर के शुगर की वजह से उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है। दिस इज स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड टू एल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इन एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस तरह से होता है फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। उन्होंने इतने पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। नाउ मेडिसिनल यूज़ ऑफ, ये तो कमर्शियल यूज़ हुआ, इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होता है। नाउ कमर्शियल मेडिसिनल यूज़, यानी वो मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स tablets, capsules, injections of penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. Antibiotics वो medicines होती हैं जो kill करती हैं, stop करती हैं disease-causing microorganism की growth को. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the common examples of antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms are used to cure a variety of diseases. यानी इनको बहुत ही स्पेसिफिकली ग्रो किया जाता है और बहुत इतना ईजी नहीं होता है ये। इसको बड़ी बड़ी कंपनीज़ में प्रॉपर उसका कंट्रोल्ड मैनर में उसको अंडर ऑब्जर्वेशन उसको प्रॉपरली ग्रो किया जाता है, तब उससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अब अगर एनिमल्स को भी इन्फेक्शन होता है तो उनमें भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली बाय एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी हमें एंटीबायोटिक्स कभी भी अपने मन से नहीं लेनी चाहिए, हमेशा एक डॉक्टर के सजेशन पे ही, डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ऐसे नहीं 2 दिन ले लिया अब ठीक लग रही है अब नहीं ले रहे हैं। जो आपको जितने भी दिन का कोर्स दिया है, 5 डेज़ का, 7 डेज़ का, 10 डेज़ का, आपको उतने डेज़ का कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद ही स्टॉप करना है वो एंटीबायोटिक लेने के लिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड or in wrong doses, it may make drug less effective when you might need it in future. तो यानी अगर आपने कम यूज़ किया या नहीं प्रॉपरली प्रिस्क्राइब था वैसे यूज़ नहीं किया तो आगे आपको वो एंटीबायोटिक शायद सही तरीके से आपके ऊपर एक्ट नहीं करे। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो
एंड जो भी एंटीबायोटिक्स है ये तो बैक्टीरिया और फंगी से बनी है, इसलिए ये वायरस वाली डिजीज़ पे वर्क नहीं करती। नाउ वैक्सीन्स, व्हेन डिजीजेस कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो ये अब वायरस के केस में हम यूज़ कर सकते हैं क्या, वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है, जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को हम उन्हीं के माइक्रोब का वीकेंड डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हम बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, और जिससे ये तो वीकेंड रहते हैं या डेड रहते हैं, तो उससे हमारी बॉडी फटाफट फाइट करके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेती है, और एक बार एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई तो हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है उसके लिए। हमारी बॉडी को पता रहता है कि ये किस तरह का वायरस है, तो उससे जाके वो फाइट करने के लिए रेडी रहती है। लेकिन एकदम से अगर न्यू वायरस आ जाता है, अटैक कर देता, तो हम उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी इज़ नॉट रेडी, इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। इसलिए वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन्स है, अभी कोरोना वैक्सीन आया है, तो उसमें क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा डेड या वीकेंड माइक्रोब का डोज दिया जाता है, इसलिए आपको पहले फीवर भी आता है ना, कुछ दिन ऐसा हो, 1-2 दिन आपको फीवर आता है, हाथ पैर दुखता है। क्यों? बिकॉज योर बॉडी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट दैट, जो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया हुआ है ना, उन माइक्रोब्स के लिए योर बॉडी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इट। तो वो तो लेकिन क्योंकि डेड है, ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी उससे रिकवर हो जाती है, और इससे होता क्या है, नेक्स्ट टाइम अटैक के लिए योर बॉडी इज़ रेडी फॉर इट। This is how vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. Edward Jenner discovered vaccine for smallpox in 1798. एडवर्ड जेनर ने इतने 1798 के टाइम पे वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव सीन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। हमने बचपन में तो बहुत सारे वैक्सीन बच्चों को तो दिए ही जाते हैं, हम आज भी ले रहे हैं वैक्सीन्स। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। नेसेसरी vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding the protection of children against polio under Pulse Polio program. तो पहले ना पोलियो बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे बच्चों के पैर वो हो जाते थे, इन्फेक्ट होते थे। तो पूरे कंट्री में पोलियो डोज फ्री में बच्चों को दिए गए, जैसे अभी हमारे वैक्सीन्स दे रहे हैं, वैसे ही बहुत सालों तक 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम का आपने देखा होगा, सुना होगा कि पल्स पोलियो के ड्रॉप्स देना बच्चों को ज़रूरी होता है, या देने से उससे पोलियो होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू एन इरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जैसे ही स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आने से, जब सबको वैक्सीन लग चुकी है, तो ये स्मॉल पॉक्स होना ही बंद हो गया है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल and nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया रहते हैं प्लांट की रूट में, ये सब मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में रहते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में, जो कि प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है एंड दे गेट नाइट्रोजन, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको वो मिलता है, वो उससे फूड एब्जॉर्ब करता है अपना, इट गेट फूड फ्रॉम द प्लांट। सो इस तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम एंड प्लांट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कि जो विल रीड इट, Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैन्योर हम कैसे बनाते हैं, कि जो आजू बाजू का हमने सारा कचरा कलेक्ट कर लिया, जैसे उसमें से प्लांट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स के हो गए, घर के हाउस गार्डन में से,
ठीक है, पेपर भी चलता है उसमें, न्यूज़पेपर्स हुए या जो भी बायोडिग्रेडेबल है, जो कि सड़ जाता है। बायोडिग्रेडेबल यानी जो सड़ जाता है, तो प्लास्टिक नहीं सड़ता है, ऐसे ही कांच नहीं सड़ता है, तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी, लेकिन जो भी बायोडिग्रेडेबल है तो उसको ऐड करके सॉइल से मिक्स करके पिट में डाल दिया जाता है। पिट यानी गड्ढा बना के उसमें डाल दिया जाता है और उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज़ क्या होता है कि वो जो हमने भरा है उसमें जो भी वो सब भरा है, वेस्ट भरा है हमने, वो चीज़ कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैन्योर। इस मैन्योर को हम फील्ड में यूज़ करते हैं, और जो गार्डनर रहता है वो अपने गार्डन में यूज़ करता है। Now activity 2.5, take 2 pots and fill each pot half with soil and mark A and B. Put plant waste into pot A and things like polythene bags, empty glass bottles, broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them for 3-4 weeks. अब तो ये आप दोनों पॉट्स में मिट्टी फिल कर दो, हाफ गमले, 2 गमले ले लियो, हाफ में मिट्टी डाल दी, उसमें कुछ चीज़ों को प्लांट वेस्ट डालो उसमें, और किसी में डालो आप प्लास्टिक बैग्स और एम्प्टी टॉयज़, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स वगैरह, ये सब डाल दो। तो आप क्या करोगे कि जब क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि प्लास्टिक वाला जो बी पॉट का चीज़ें थी वो बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो आपका प्लांट वेस्ट वाला पॉट था वो मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका रहता है। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। And plant waste has been converted into manure by action of microbes. ये कैसे होता है? It happens with the by action of microbes. The nutrients released in the process can be used by plants again. अब इसमें nutrients release होते हैं जो कि plants के लिए helpful होते हैं for their growth. In pot B क्या होता है? There is no change. Okay, the microbes could not act on these things. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants, sometimes decaying animals on the ground. You find that they disappear after some time because of action of microbes. They get decomposed. ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो रहता है वो कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका होता है वो। These microorganisms can be degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. ठीक है, ये क्या करते हैं, हार्मफुल जो भी सब्सटेंस होता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हेल्दी सब्सटेंस में। Section 2.4, harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. तो इन disease causing microorganisms को हम pathogens कहते हैं. Some microorganisms spoil food, cloth, leather, and thus we'll study about these harmful activity of microorganisms.